हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पब्लिश हो गया और उसके बाद 1 फरवरी को बजट भी पब्लिश हो गया है। दोनों को ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा क्या रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, केवीएस, एनवीएस आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी, और अपकमिंग जितने भी पीजीटी एग्जाम है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उसमें मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे। तो तैयार हो जाइए। पूरा सेशन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रखने वाले हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, जितने भी पॉइंट हम लोग करेंगे, 700 पेज की पीडीएफ है, उसको कहां तक करोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वही हमने इसमें मेंशन की है। सो जुट जाइए, एक एक चीज आप नोट करते रहिए और उम्मीद यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब कमिंग एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। चलिए, केवीएस का बैच हमारा चल रहा है टीयर 2 के लिए अभी, और ईएमआरएस भी रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आप विलिंग है, टीयर 2 इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है दोनों के लिए। ठीक है, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों में लगभग सेम मटेरियल आपको मिलेगा। क्योंकि कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, और मेन बात ये है कि एग्जाम पैटर्न में इनका लगभग लगभग सेम है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। और यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स चल रहा है और बहुत पेपर के भी बैचेस चल रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, विलिंग है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे टोटल 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और इन 10 सेक्टर से ही, और है तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स है, बट हाँ, हमने कितने ऐड किए हैं, सिर्फ 10 जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेन क्वेश्चन। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जितने भी हम लोग इसमें से कोई चीजें करेंगे, जो पीवाईक्यू बन चुका है उसको हम याद भी दिलाएंगे कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किस दिन होता है? बजट से एक दिन पहले। बजट 1 फेब को आता है, तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आ गया। कौन इसको पब्लिश करता है या ब्रीफिंग कौन करता है इसकी? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अभी हमारे पास जो सीईए हैं वो है वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है, एक बात ये याद रखिएगा, इन्होंने इस बार इकोनॉमिक सर्वे को ब्रीफिंग की है इसकी। चलिए, ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी देख लेते हैं क्या है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इकोनॉमी का आउटलुक क्या है, कितना ग्रोथ हुआ है। देखो, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन में रियल जीडीपी जो ग्रोथ करी है फिस्कल ईयर 26 में, इस प्रोजेक्टेड रखा गया, दैट इज 7.4%। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड 7.4 याद रखना। और जीवीए ग्रोथ इज एस्टिमेटेड 7.3% एस्टिमेट की है जीवीए। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। चलिए, 7.4 7.3 ये तो हो गया। ठीक, नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रोथ कितना है हमारी जीडीपी का? पोटेंशियल ग्रोथ है अराउंड 7%, हमारा ये पोटेंशियल ग्रोथ रेट है, जितना सामर्थ्य है इकोनॉमी का। विद फिस्कल ईयर 27 रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बिटवीन, एक अनुमान लगाया है कि रियल जीडीपी फिस्कल ईयर 27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा 6.8 से 7.2। दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.8 टू 7.2 याद है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो इकोनॉमी का कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट है वो देख लेते हैं। देखो, जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अप्रोक्स 61.5% ऑफ जीडीपी ये कंस्टिट्यूट करता है, और ये ग्रो हुआ है 7% से फिस्कल ईयर 26 में। ठीक है, याद रहेगा, 61.5 मेजर कंपोनेंट है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, बस ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी कंपोनेंट है जीडीपी, जब हम जीडीपी एमपी निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। ये कितना परसेंट से ग्रो किया है? 7.8% से। रिमेनिंग जो अदर कंपोनेंट्स है वो 30% ऑफ जीडीपी कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग इसमें नेट एक्सपोर्ट आ गया, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, इसमें नेट चेंज इन एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक आ गया, जो हम लोग फॉर्मूला भी यूज करते हैं। चलिए, थर्ड वन देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बजट में भी मैं इसको मेन प्रायोरिटी पर रखूंगा क्योंकि बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि फिजिकल इस बजट में, ठीक है, ये कितना रहा? तो बजट एस्टिमेट से 2000 फिजिकल ईयर 26 का 4.4% फिजिकल डेफिसिट, 4.4%, और उसके बाद देखो प्राइमरी डेफिसिट 0.8%। ठीक है, बजट एस्टिमेट्स याद रखना। और जो प्रोविजनल एक्चुअल है, एक्चुअल एक साल पहले वाला, देखो फिजिकल ईयर 25 का वो 4.8 और 1.3 है, याद रहेगा। 4.8 1.3 4.4 0.8 फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, सेंट्रल रेवेन्यू रिसिप्ट जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज 9.2% ऑफ जीडीपी। ठीक, इंक्रीज टू 9.2% शेयर, दैट इज ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 25। उसके बाद देखो, जीएसटी का कलेक्शन भी कभी एक बार पूछ लेता है कि जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा है। सो ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 25 में 17.4 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी का कलेक्शन रहा है, रजिस्टरिंग 6.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है, 6.7% ग्रोथ। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर का जो है वो 4% ऑफ जीडीपी,
अब ये इसको गवर्नमेंट एज अ अपनी उपलब्धि मान रही है कि हम लोग अपनी जीडीपी का 4% कैपेक्स दे रहे हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ही एसेट का क्रिएशन भी होगा, है ना। सो दैट इज 4% ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 25। अब इसमें देखो, एवरेज पहले ये कह रहे हैं कि 2.7 था प्री पैंडेमिक, अब ये 4% है कैपेक्स। कैपेक्स जितना ज्यादा होगा उतने ही असेट क्रिएशन होगा नेशन में। देखो बिल्डिंग्स बनेंगी, डैम बनेंगे, रोड बनेंगी, हाईवे बनेंगी, तो ग्रोथ तो होगा ही। चलिए, एक और गवर्नमेंट ने डाटा दिया है। रिवेन्यू रिसिप्ट 9.1 हो गया, पहले 8.5 था। उसके बाद ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू पहले 10.8 था जीडीपी का, अब कितना हो गया 11.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2.4 से 3.3। ठीक है, सो आई होप की चीजें यहां तक समझ आ रही होंगी। और 6.9 से इनकम टैक्स रिटर्न्स फिल्ड कितने करोड़ लोगों ने किया, 9.2 करोड़ ने। इसीलिए देखो टैक्स रेट आपका, टैक्स का जो बेस है ना वो बढ़ गया है गवर्नमेंट का आफ्टर इन दैट इज आफ्टर पैंडेमिक। देखो फिजिकल ईयर 25 में ही प्रोविजन एक्चुअल है, दैट इज 52% शेयर था पहले, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का। अभी 59% शेयर हो गया, ठीक, ये बढ़ गया बेस। उसके बाद 41% कम हो गया, 48 से 41% इनडायरेक्ट टैक्स का रह गया, ठीक। और माना यही जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट बर्डन अमीरों पे ज्यादा आता है, दैट मीन्स हायर सैलरी वाले और हायर इनकम ग्रुप वाले ज्यादा पे करेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सभी पे आता है। चलिए आगे देखो, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर क्या कह रहा है। ग्रॉस एनपीए गवर्नमेंट डिक्लाइन हुआ है 2.2% सितंबर 2025 में। ठीक है, ये अभी देखो एनपीए पहले बहुत ज्यादा भी था, 10% के पास रहता था पहले। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये है कि जो लोन्स या तो बैड लोन्स हो गए या लोन वापस नहीं किए गए, ठीक, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। चलिए, सो ये है 2.2% टोटल एसेट्स का। नेक्स्ट विद क्रेडिट ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अब क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ा है 14.5% ईयर ऑन ईयर, ठीक, दिसंबर 2025 से 14.5% का ग्रोथ आया क्रेडिट एक्सेलरेशन में कॉमर्शियल। एक आपने कॉन्सेप्ट किया होगा ना, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ये वही है बस, क्रेडिट क्रिएशन। चलिए, सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये वाला जो है रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐड किया है। इसमें देखो एक ये इंपॉर्टेंट है डेट्स, क्योंकि इसमें ना कई बार एग्जाम में आ जाता है, वो डेट्स इसलिए इसमें मेंशन किया है, अदरवाइज इसका इतना कोई रोल नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025, याद रखना सिक्योरिटी मार्केट कोड्स कब आया 2025 में। रिपील्स एंड रिप्लेसेस ऑफ SCRA 1956 को रिप्लेस किया। नेक्स्ट सेबी एक्ट आपको पता है 1992, ठीक है, ये याद, कैपिटल मार्केट्स की रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये। नेक्स्ट डिपॉजिटरी एक्ट 1996, ये याद रखना आएगा एग्जाम में। चलिए, तो मेन यही था कि कंसोलिडेटिंग इंडिया सिक्योरिटी मार्केट, ये रेगुलेट कर रहे हैं। सेबी वगैरह तो मेन है ही है रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद ये देखो, सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉस एक्ट 2025, ठीक है, ये याद रखना, ये कई बार आ जाता है कि ये लॉ कब आया था और इनका क्रोनोलॉजी क्या है। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी, ठीक है, सभी को पता है। इसके तहत लोन देखो कितना डिस्पर्समेंट हुआ, डिस्पर्स ओवर 36.1 लाख करोड़ रुपीस डिस्पर्स हुए, अक्रॉस 55.45 करोड़ से लोन अकाउंट ओपन किए गए, ठीक है, अक्टूबर 2025 तक। याद रखना, ये गवर्नमेंट की जितनी भी उपलब्धियां हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। पीजीटी लेवल पर थोड़ा लेवल हाई लो रखेगा और यूजीसी में लेवल हाई रखेगा, याद रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूछे गए हैं, तो आई होप कि मुद्रा के भी पूछे जाएंगे, ठीक है। 55.45 करोड़ लोन अकाउंट खोले गए। चलिए, उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर कितने थे इसमें, 69% ऑफ माइक्रो लोन, जितने माइक्रो लोन थे 69% अप्रोक्स वुमेन का कंट्रीब्यूशन था, वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो 15.6 लाख करोड़ डिस्पर्स हुआ, 33 करोड़ अकाउंट जो बिलोंग करते थे SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज। चलिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कैपिटल मार्केट में इंडिया क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये योजना कब आई थी याद रखना, 15 अगस्त पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, 2014। सो 15 पॉइंट, ये PYQ है, याद रखना, तभी 21-22 का पेपर देखना यूजीसी का। 55.2 करोड़ बैंक अकाउंट, ठीक है, पूछेगा कि एज ऑन दैट डेट कितना अकाउंट ओपन हुआ, या फिर स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। 55.2 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए एंड मार्च 2025 तक। उसमें अकाउंट में कितना देखो, 36.63 करोड़ अकाउंट जो थे रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में थे, ठीक है। अच्छा, यूनिक इन्वेस्टर्स 12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हो गए हैं, ठीक है, 2025 तक सितंबर। नियरली 25% उनमें से वुमेन है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर देखो, एक्सटर्नल सेक्टर में ना मैं सोच रहा था कुछ चीज इसमें डिडक्ट करूं, बट बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट निकली, तो
ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़ेगी इसमें। देखो, इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड है, उसमें इंडिया क्या कर रहा है। 1% शेयर था इसका 2005 में। हालांकि देखो, इंडिया को अपनी क्या करना है ना, गवर्नमेंट को अपनी उपलब्धियां गिनानी है, तो 2005 का डाटा ले रहा है। 2020 का डाटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2020 से अभी तक ग्रोथ कम बताता। 2005 इतना आउटडेटेड डाटा कौन करता है। तो 2005 से कंपेयर कर रहा है, तब 1% शेयर था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का। अब 2024 में 1.8 है। ठीक, अप्रोक्स कह रहा है कि डबल है, बट मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में। चलिए, सर्विस का एक्सपोर्ट शेयर 2% से बढ़ के 4.3% हो गया, जो काबिल तारीफ है। याद रखना, 2% शेयर था पहले वर्ल्ड ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट का, अब 4.3% हो गया, जो गुड साइन है। नेक्स्ट, टोटल एक्सपोर्ट रीच। अच्छा, टोटल एक्सपोर्ट कितना हो गया हमारा, 825.3 बिलियन, 825 याद रखना बस, बिलियन, फिजिकल ईयर 25 में। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट उसमें बूस्ट कर रहा है ज्यादा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू देखो, उसमें 387.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है सर्विस, 13.6% की ग्रोथ देखी गई है। इंडिया रिमेन्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ 2022 से हम लोग लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहे हैं रेमिटेंसेस के। रेमिटेंसेस होते हैं कि आपका रिलेटिव्स कोई बाहर है, ठीक है, उन्होंने पैसा भेज दिया आपको। सो रेमिटेंसेस ग्लोबली इंडिया 2022 से नंबर 1 पे है। अभी कितना है देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जीडीपी का 3.4% या 3.5% लगभग जीडीपी का रेमिटेंसेस से आ रहा है ना। इससे अजीब बात और क्या हो सकती है कि हमारे जीडीपी में कम से कम 100 रुपए में से 3.5 रुपए तो बाहर से ही आ रहा है रेमिटेंसेस। तो 135.4 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक, अब ये मान के चलो कि 3.5% ऑफ जीडीपी, जो एक चौंकाने वाला फैक्ट है। सो इंडिया एक्सचेंज रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर हर बार इसको बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रिवाइज करती है कि अब हमारे पास इतना रिजर्व है। तो 701 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व आरबीआई के पास अभी है। इनफ है 11 मंथ्स के इंपोर्ट कवर करने के लिए। और हाँ, अगर हमारा जो फॉरेन एक्सटर्नल जो डेप्ट है हमारा, अगर इसको हम पे कर दें 700 बिलियन डॉलर, तो हमारा पे भी लगभग खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल डेप्ट 94% खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6% रह जाएगा, ऐसा मानना है। चलिए, करंट अकाउंट डेफिसिट में देखो 0.8% ऑफ जीडीपी। करंट अकाउंट डेफिसिट ये मानना अब 1% के बीच में ही रह रहा है, पहले हाई हुआ करता था। चलिए, हाफ वन ऑफ फिजिकल ईयर 26 में। अब देखो 1.3% था 2025 के हाफ में। ठीक, तो अब थोड़ा सा डाउन आ रहा है। तो ये समरी है इसकी, ठीक है, ऑफिशियल डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हाँ, नोट्स बना लीजिए, बाद में बहुत काम आएंगे। ये जितने भी एग्जाम्स अभी होने वाले हैं नेक्स्ट, सब में ये यूज होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए, इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या कह रहा है। इन्फ्लेशन कह रहा है कि हमारी जो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन है, ये सबसे लीस्ट रही है अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में, 1.7% सीपीआई। ठीक है, सिंस बिगिनिंग ऑफ सीपीआई सीरीज। याद रखना, सीपीआई सीरीज जो 2012 बेस है, 2012 बेस आया था 2015 में। ठीक है, और अब जो 2024 में रिवाइज हुआ है, वो क्या है, 2026 में वो लागू होगा, 2024 बेस ईयर है। ठीक है, याद रखना, डबल हो गया। तो ये वाली जो सीरीज है, इसमें सबसे लिस्ट बोल रहा है ये। और एक बार याद रखना, 2016 में ही एक सीपीआई कमेटी थी जिसने टारगेट कितना रखा है, 4 +- 2 का। ठीक है, +- 2 का इन्फ्लेशन रेट। चलिए, इंडिया हैज बीन हाईएस्ट रिडक्शन 1.8 हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है कि प्राइस ऑफ एवरीथिंग, सभी के प्राइस। और कोर इन्फ्लेशन भी आता है कई बार। कोर इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड और फ्यूल को छोड़ देना है, क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं प्राइस। चलिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.8% से रिडक्शन हुआ है कह रहा है। तो इन्फ्लेशन भी हम लोग 1.7 तक ही है। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में देखो क्या है, ये थोड़ा सा डाटा याद रखना है आपको। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया का कितना है, 3577 लाख मैट्रिक टन। टोटल ओवरऑल असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात की गई है। हॉर्टिकल्चर, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ज्यादा फोकस कर रही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे लोड आ रहा है, तो जो अदर अलाइड एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करना है। जैसे अलाइड एक्टिविटीज है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन होता है ये कमेंट करना थोड़ा सा, अगर याद रहे। चलिए, कंट्रीब्यूशन अबाउट 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर जीबीए। टोटल जीबीए का आपका 1/3, मतलब एग्रीकल्चर में 33% तो इसी का आ रहा है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर शेयर का। चलिए, प्रोड्यूस्ड 362.8 मेट्रिक टन। ठीक है, अब फूड ग्रेन्स के बाद यही है हॉर्टिकल्चर। अब उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखो लाइव स्टॉक फिशरीज वगैरह तो सेक्टर आगे बढ़ ही रहा है। इसमें एक फिश का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में लगभग 1.1% ऑफ जीडीपी है। 1.1% ऑफ जीडीपी,
हमारे फिशरीज बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा। इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक पेनिनसुला है, तीनों साइड से उसके ठीक है, तीनों साइड से क्या है, रिवर है, दैट मीन्स ओशन है। तो फिश में तो 1% शेयर है, बल्कि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पेनिनसुला है, तीन तरफ से तो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। चलिए, सो अब ये कह रहा है कि 140% ज्यादा हुआ है 2014 से 2024 तक, 1.4 टाइम बढ़ा है कह रहा है। चलिए, पीएम किसान योजना, मोर देन 4.9 लाख करोड़ रुपीस इसमें ट्रांसफर किए गए हैं फार्मर्स के पास। एक बात याद रखना, ये स्कीम 2019 में आई थी, पीएम किसान पूछ लेगा कई बार। चलिए, ये स्ट्रेंथन किसको करेगा, इनकम ई नम। अच्छा, ये भी पूछ चुका है पीवाईक्यूज में कि ई नम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो ये हम वही जस्ट दैट इज ई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। चलिए, तो लोन कितना, 4.9 लाख करोड़ रुपीस का फंड ट्रांसफर हुआ है। अब एक और इमेज दी हुई है जिसमें देखो गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि 4.7% एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ है ओवरऑल, उसमें क्रॉप का 4% है क्रॉप का, और लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम बोलते हैं उसका 6.1% का ग्रोथ है। ठीक है, 2020 से 2024 के बीच में, और 7.2 का है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है क्रॉप का अब उसमें ग्रोथ कम हो रहा है, अदर एक्टिविटीज का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज सेक्टर के लिए लॉन्च की गई हैं। ठीक है, इनको देख लेना। चलिए, नाइन्थ में है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्योंकि लार्जेस्ट जो हमारा शेयर है ना वो जीडीपी का, वो सर्विस सेक्टर से आता है, 53.6% ऑफ जीडीपी आता है। इसको आप लोग नोट करके रख लेना, जीडीपी का 53.6% और जीवीए का 56.4%। ठीक है, दोनों डाटा को याद कर लेना। उसके बाद हमारा जो सर्विस सेक्टर है दैट इज सेवंथ लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्ट ग्लोबली। हाँ जी, सेवंथ रैंक है लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया का। अभी हमने वहां डिस्कस किया था 4.3%, 4.4% तक शेयर है ग्लोबल का। चलिए, ड्राइवन बाय आईटी बिजनेस, हमारे में आईटी सर्विसेज बिजनेस, आईटी से रिलेटेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसमें बूस्ट आया है। चलिए, दिस सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट 80% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग 23 से 25 के बीच में। 80% जो एफडीआई अट्रैक्ट हुआ है वो सर्विस सेक्टर में ही हुआ है। ठीक है, अब इकोनॉमी हमारी बन रही है सर्विस सेक्टर वाली, तो अब प्राइमरी वाला काम नहीं रह गया, अब सीधा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। देखो, एक डाटा भी दिया है कि सर्विस सेक्टर का जीवीए ग्रोथ बता रहा है। तो यहाँ देखो हमारा जो ग्रोथ है 7.2 है आफ्टर पैंडेमिक। बाकी कंट्रीज का भी दिया हुआ है आफ्टर पैंडेमिक 5। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि बाकी कंट्रीज कम ग्रोथ कर रहा है सर्विस सेक्टर, हमारा बहुत बूस्ट कर रहा है, 7.2 से कर रहा है। ठीक है, बट ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू भी है। पिछले टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंपोनेंट सर्विस सेक्टर 53% तो कंस्टिट्यूट करता है, 53.6, बट कौन सा कंपोनेंट मेजर मेजर प्रोपोर्शन किस कंपोनेंट का है। देखो, 24.3% फाइनेंशियल एंड रियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है। यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू। 14.3% है पब्लिक एडमिन और डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। देखो, 15% पे आ गया सर्विस सेक्टर। तो इसमें दैट इज ये जो अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है दैट इज 15% पे ट्रेड, सर्विस तो यही है 53.6%। तो अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है कि ठीक है, ग्रो कर रहा है हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक, तो 24.3 फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर्स, और ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट ये रह गया 15%। हाँ, कई बार पूछ लेगा कि इनको सेग्रीगेट करके भी पूछ लेता है। अब पिछला पेपर उठा के देखना है वैसे कभी, पीवाईक्यूज 2016-17 के बाद। चलिए, 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट कह रहा है सर्विस सेक्टर में, तो ये बात तो ठीक है, 30% लगभग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है किसमें, सर्विस सेक्टर में। अप्रोक्स 42 टू 44% एग्रीकल्चर में भी है। ठीक है, रिमेनिंग जो आपका बचा 30, 40, 70, रिमेनिंग जो बचा 28 टू 30 वो रह गया हमारा इंडस्ट्री में। चलिए, 61.9% शेयर अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा शेयर है ना, अर्बन में सर्विस सेक्टर बेस्ड है कंपनीज। चलिए, अभी जो जॉब क्रिएशन हुई है, ईपीएफओ का डाटा है, जो जॉब क्रिएशन हुई है ना, सबसे ज्यादा 51.7% जो जॉब्स क्रिएट की है वो सर्विस सेक्टर ने की है। रिमेनिंग ऑल अदर सेक्टर ने, एग्रीकल्चर ने और मैन्युफैक्चरिंग ने सिर्फ 48.3% जॉब क्रिएट की। लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिर भी कम है। सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएशन का शेयर ज्यादा होना चाहिए और होगा भी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ग्लोबल इनोवेशन लीप, कुछ गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे कुछ रैंकिंग दी है इंडिया की 12th। तो ये क्वेश्चन अपकमिंग बन सकता है कि रैंकिंग इंडिया की क्या है, दैट वन इज मोस्ट आईएमपी। देखो, 12th एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर में 12th रैंक है। फोर्थ इन ट्रेडमार्क्स, 6th रैंक है इन पेटेंट्स, 7th है इंडस्ट्रियल डिजाइन इन ग्लोबल फाइंडिंग्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। अब इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2024 का इसमें वो दिया हुआ है डाटा,
दैट इज DPIIT सोर्स है इसका। चलिए, कुछ नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025-26 ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। कुछ इसमें टारगेट रखे हुए हैं, वो टारगेट कई बार पूछ लेगा। देखो, सबसे पहले तो ये बजट एलोकेशन कितना हुआ, 20,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ। उसमें 5 इंडिजिनियस डिजाइंड SMRs डेवलप होने थे, स्मॉल मॉड्यूल्स जिनको रिएक्टर्स बोलते हैं, ऑपरेशनल ये होने 2033 तक। ठीक है, फोकस रहेगा एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन पावर में। 8,780 मेगावाट करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी है, इसको बदलना है 100 गीगावाट बाय 2047। पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। टारगेट हमारा कितना है, 100 गीगावाट बाय 2047। 2047 में ही हमें क्या होना है, 2047 में ही हमें विकसित भी होना है। ठीक है, एक एक एक्ट और है, शांति एक्ट, दिसंबर 2025 का। कुछ इसमें भी प्रोविजंस है, यानी प्राइवेट एंड स्टेट पार्टनरशिप का, ग्रेडेड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट्स विक्टिम्स कंपनसेशन, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, R&D, दैट इज रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन वगैरह। इसमें एक और बात कही है, इंडिया एनर्जी स्टोरेज के लिए इंडिया विल रिक्वायर 411 गीगावाट आवर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज चाहिए 2031-32 तक। अभी इसलिए डाटा मेंशन किया है क्योंकि ये पेपर 1 का ही पार्ट है। अब आते हैं लास्ट की तरफ। देखो, लास्ट में है सोशल सेक्टर। इसमें एजुकेशन की बात करते हैं पहले। एजुकेशन में क्या हो रहा है कि 90% प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल्स पे जनरल एनरोलमेंट, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। ग्रॉस GR यही होता है कि उस एज कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। देखो, 100 अगर स्टूडेंट्स हैं वहां उस एज कैटेगरी के, तो सिर्फ 90 ही एनरोल हो पा रहे हैं, 10 कहाँ जा रहे हैं ये। ठीक है, ये आगे ये 10 हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव नहीं होंगे, लेस प्रोडक्टिव होंगे क्योंकि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन नहीं मिल रही। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। अब देखो, 23 IITs है, अच्छी बात है। 21 IIMs है, 20 एम्स हो गए। तो ये भी देख लेना, ये अभी करंट डाटा है कि एज ऑन टुडे या फिर एज ऑन 2025 लास्ट दिसंबर कितने हमारे पास IITs, IIMs और एम्स हैं। हाँ जी, 23, 21, 20, इंक्लूडिंग ओवरसीज IITs भी हैं हमारे पास। चलिए, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। 15 ईयर्स एंड अबव एम्प्लॉय स्टूड 56.2 करोड़ पर्सन। टोटल एम्प्लॉयड कितने हो गए, 15 से ऊपर एज वाले 56.2 करोड़ पर्सन हो गए, क्वार्टर 2 ऑफ 56 में। ठीक है, कुछ न्यू जॉब क्रिएशन भी हुई है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, कह रहा है। फिर कह रहा है ई श्रम पोर्टल्स। ई श्रम पोर्टल याद रखना, ये 2021 में पोर्टल आया था गवर्नमेंट का, ई श्रम पोर्टल। ठीक है, अभी भी जो छोटे मैन्युफैक्चरर है ना, वो यहाँ आपको रजिस्टर करते हैं ई श्रम पोर्टल, या फिर कितने वर्कर्स अपने आप को इसमें ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड करते हैं। ये कह रहा है कि ओवर 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इसमें रजिस्टर्ड हो गए। ये याद रखना, 31 करोड़। ठीक है, विद वुमेन। वुमेन कितना, 54% वुमेन है, मतलब शेयर वुमेन का ज्यादा है। कुछ और डाटा है स्कूल से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अचीविंग 100% GER 2030 तक। अच्छा, NEP का टारगेट ही यही है, 2030 तक 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। और उसके बाद अचीविंग 50% GER 2035 तक हायर एजुकेशन में होना चाहिए। ये बात बड़ी सोचने वाली अभी डाटा है, अब आगे जाओगे ना, देखो सोचने वाला डाटा है। 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, कह रहा है 14.7 लाख करोड़ में। ठीक है, 25 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल हैं स्कूल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 90.9, 1 से 5 तक 90% GER है। उसके बाद जब हम 6 to 8 जाएंगे तब 90.3 है। देखो, जैसे ही हम लोग 11th-12th में जाएंगे तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो नीचे आ जाता है, पता नहीं क्यों, कहाँ चले जाते हैं ये। देखो, 58.4% चला गया, मतलब 42 बच्चे कहाँ गए, वो पढ़े ही नहीं आगे। ठीक है, और अब ये बच्चा आते आते देखो ये बच्चे कहाँ रह गए, 27.1 रह जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2019-20 तक था हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद 29.5% ही रह गया सिर्फ 2022-23 में। ठीक है, 29.5 एनरोलमेंट रेशियो है GER। तो मतलब बाकी सब कोई इधर उधर सब चले गए एजुकेशन छोड़ के। और कुछ कुछ देखो और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे 500 हॉस्टल्स अप्रूव्ड PM जनजाति आदिवासी के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका 2682 स्कूल्स ओपन किए गए, विद्यालय। ठीक है, डिजिटल स्टडी मटेरियल के लिए 22 इंडियन लैंग्वेजेस में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स के अंदर इसको 22 लैंग्वेजेस में पुस्तक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया। तो इस टाइप का डाटा थोड़ा सा आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, गवर्नमेंट की एक NEP का एक पॉइंट है FLN, इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब एक 3rd क्लास तक के बच्चे को मतलब पढ़ना या लिखना, मैथ्स में थोड़ा ये आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में वो कह रहा है कि 39 से 57% प्रोफिशिएंसी आ गई, और मैथ्स में अभी 65% प्रोफिशिएंसी आएगी आ गई है। देखो, अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें ना बिल्कुल रूट लेवल पे, अभी भी जो 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड है 60% मैथमेटिक्स में उनका भी नहीं बनेगा। इंडिया में न्यूमेरिकल्स एबिलिटी बहुत कम है।
ठीक, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे ही अभी भी गवर्नमेंट ही कह रहा है, कुछ खुद गवर्नमेंट ही कह रहा है, तो 65% है, मतलब 65% बच्चे जो है ये मान के चलो आप समझ पा रहे हैं मैथ्स वगैरह। चलिए 5+3+3+4 ये तो आपका PYQ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, NEP का। चलिए परख असेसमेंट स्कीम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और भी हैं, इसको आप थोड़ा सा कर लेना। 100% FDI है, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 100%, ठीक है, ऑनरशिप राइट लेके अपना स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह खोल सकता है या यूनिवर्सिटी चला सकता है। 15 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू सेटअप, अपने कैंपस यहाँ इंडिया में सेटअप करेंगे वो 15। चलिए IMR कह रहे हैं 37% ड्रॉप हुआ है, 70.3% लिटरेसी रेट रहा है कह रहे हैं, ठीक है, 2023 में। और 1996 में 1976 में ये कितना था, 49% था सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक चीज और है लास्ट में, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वाला लेबर कोड। देखो 29 लेबर लॉज कंसोलिडेटेड इन 4 लेबर कोड्स। अभी ये रिसेंट UGC नेट में पूछा था 2021 या 22 वाले एग्जाम में कि कोड ऑन वेजेस में कौन कौन से वो एक्ट थे या लॉज थे जो इसमें मिक्स हुए थे। अब देखो 4 लॉज हैं मेन, इन 4 लॉज के अंदर 29 लेबर लॉज। तो मैं एक बस वो देख रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आप एडिशनली कर लेना। देखो कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये 4 कोड हैं, ठीक है, लेबर लॉस कोड याद रखना। चलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23.3 था, अब बढ़ के हो गया 41.7%, ठीक है, 2023-24 में। और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6 से कम हो गया, 3.2% हो गया है, ठीक है। कुछ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ये राइट्स देता है, दैट इज फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल तैयार करता है जेंडर रिस्पॉन्सिव वर्क स्टैंडर्ड के तहत। एक सखी निवास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कीम है, एक खोजी हॉस्टल्स तमिलनाडु में इसको, ठीक है, वुमेन्स के लिए। चलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ डाटा है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये वर्ल्ड बैंक तय करता है कि कितने डॉलर से कम कमाने वाला। अभी क्या है वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट अभी है $3 से नीचे कमाने वाला, ठीक है, ये $3 थ्रेशोल्ड है, वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है, आ सकता है, ठीक है। जब $2.15 था तब यूजीसी ने पूछा था इस क्वेश्चन को। चलिए डिक्लाइन 5.3%, 2022-23 में कितना है, 5.3% है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डिक्लाइन तो 5.3% इंडिया में। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो 99.6% में लगभग कनेक्टिविटी है कह रहे हैं, ठीक, दैट इज रूरल कनेक्टिविटी। अब इसमें रोड भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई वगैरह। हर घर जल जो स्कीम है 81% रूरल हाउस होल्ड्स के पास टैप वाला कनेक्शन है कह रहे हैं, ठीक है। अब है वैसे अभी गांव में ये आ गया कि हर घर में एक नल है, अभी जो दूर दराज के गांव में हो सकता है वहां तक ना पहुंचा हो। हाउसिंग फॉर ऑल 2.9 करोड़ ऑफ हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इसके थ्रू, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत। स्वामित्व स्कीम के तहत देखो इसको मैप्ड डिजिटली करना है, जिसकी जो जमीन है वो डिजिटली होनी चाहिए। देखो इसमें 3.28 लाख विलेजेस मैप्ड किए गए हैं, 2.76 करोड़ को कार्ड दिए गए हैं, प्रॉपर्टी कार्ड्स, ठीक है। एक नमो ड्रोन दीदी आया है, तो हो सकता है कि ये सिस्टर दैट इज जो फीमेल है उनको डिस्ट्रीब्यूट होना हो। 500 ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं एम्पावर वुमेन 2023-24 में। अब कुल मिला के ये जो डाटा है दिमाग भारी कर देगा आपका, ऐसे नहीं याद होने वाला। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए, अपने नोट्स में ऐड करिए, थ्रू आउट द ईयर आपके कहीं ना कहीं आपको यूज होगा। हाँ जी, नेक्स्ट सेशन में फिर से दिमाग घुमाने वाला डाटा हम लोग यूज करेंगे, बट क्या करें एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है वो। बजट 2026-27 को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।